इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली एलएसए एग्ज़ाम को लेकर विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपकी डीवी कब से शुरू होगी और दस्तावेज सत्यापन के लिए जो फॉर्मेट है वो कौन कौन से, उसमें क्या लिखना है। इसके अलावा डीवी का जो शेड्यूल यानी कि कौन सी कैंडिडेट का डीवी कब होगा उसकी पीडीएफ और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिलेगी। यानी कि जिसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया है, इसके अलावा कौन से स्टूडेंट की डीवी कब है, समय क्या है, टीम नंबर कौन सी है, ये सभी आपको उस पीडीएफ में देखने को मिलेगी। और वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपकी डीवी कब से कब तक आयोजित की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट डीवी में अनुपस्थित रहता है तो उसका फिर डीवी कब होगा, और इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए जो प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र है, उनका फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या आपको लिखना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एलएसए एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यह आदेश आज की डेट में ही जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती 2024 का दिनांक 17/10/2025 को प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट का परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई। यानी कि आप सभी को मालूम है एलएसए एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को जारी किया गया है, और रिजल्ट जारी करने के बाद जो रिजल्ट की पीडीएफ है वो विभाग को दी गई है। उक्त वरीयता सूची में से बोर्ड द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के 2 गुना स्टूडेंट को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनीक्षा फॉर्म भरवाए जाकर तथा पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि जो 2 गुना रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट से स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी अंतरिम है, यानी कि यह सूची आपकी प्रोविजनल है, अंतिम स्थायी सूची नहीं है। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यानी कि पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। यानी कि ये लिस्ट आपकी अस्थायी रूप से है, पहले इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद कैटेगरी वाइज जितने पद है उसके हिसाब से स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। अब इनका दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का जो सत्यापन है वो 10 नवंबर 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। यानी कि जो आपका डीवी है वो शुरू हो रहा है 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बीच कौन से स्टूडेंट का डीवी कब है, समय क्या है, कौन सी टीम में उसका डीवी होगा, उसका जो शेड्यूल की पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय है वो प्रातः 10 बजे से लेकर साय 5 बजे तक है, और कहां पर है, पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में आपका डीवी होगा। अब आगे लिखा हुआ है सूचीबद्ध स्टूडेंट पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक, समय और दल के सम्मुख आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। यानी कि जो मैं पीडीएफ की चर्चा कर रहा हूं उसमें आपके रोल नंबर के सामने आपकी डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ और आपकी कौन सी टीम है वो भी लिखा हुआ है। दिनांक 10 नवंबर 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई स्टूडेंट अनुपस्थित रहता है तो ऐसे स्टूडेंट दिनांक 1 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में जिसका भी डीवी है और वो डीवी के समय उपस्थित नहीं हो पाया किसी भी अपरिहार्य कारणों से, कुछ भी कारण हो सकता है उसका कोई एग्जाम हो जाए या कुछ का उसका कोई भी रीजन हो सकता है उपस्थित नहीं रहने का, तो उस कंडीशन पर आपको जो अगली डेट दे रखी है 1 दिसंबर 2025, तो उस डेट में वो प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित हो। यानी कि कहां पर उपस्थित होना, पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में उपस्थित होना है, आपका डीवी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ अनुपस्थित स्टूडेंट को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार अनुपस्थित होने पर आपको 1 दिसंबर को बुलाया जाएगा। अगर आप 1 दिसंबर में भी नहीं उपस्थित होते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और उक्त निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होने पर स्टूडेंट का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट स्वयं की होगी। यानी कि अगर आप 1 दिसंबर को भी नहीं आते हैं और उसके बाद आपकी जो पात्रता है वो आगे विचार नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है, वो सूची आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देना है उसके बारे में बता देता हूं। 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि समस्त स्टूडेंट
पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 11 दिसंबर 2024 को जारी विज्ञापन संख्या 15 और संशोधित विज्ञप्ति 12 फरवरी 2025 और 4 सितंबर 2025 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। यानी कि एलएसए का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट 11 दिसंबर को जारी किया गया, उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति 12 फरवरी को जारी की गई और उसके बाद अभी 4 सितंबर को भी वापस से उन्होंने संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। तो इन तीनों को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है। इसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति और जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे। यानी कि आपको सभी दस्तावेज लेके जाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना और उसमें जो आपने फीस जमा की है उसकी भी फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जाना है। आगे लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लावे। यानी कि आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया वो सभी शैक्षणिक योग्यता के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जो टीएसपी में आते हैं तो उसके लिए विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, अगर कोई मैरिड है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, अगर किसी ने खेल प्रमाण से कोटे से भरा है फॉर्म तो उसे खेल प्रमाण पत्र, अगर कोई सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और समस्त आवश्यक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्वयं का पहचान पत्र भी लेके जाना है, एक आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड भी लेके जानी है और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज आपको रंगीन फोटो लेके जाने हैं। स्टूडेंट अपना ई आधार डाउनलोड करे जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो उसकी प्रति आवश्यक रूप से साथ लेके आए। यानी कि आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है और आधार कार्ड वो लेके जाना है जिस पर क्यूआर कोड अंकित हो। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी कि उनकी फोटोकॉपी साइड भी आपको लेके जाना है। जिन स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया वे स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। यानी कि जिन स्टूडेंट ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था तो वे स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ भी पिन किया हुआ मैसेज है स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट, वो आपको फिल करना है पूरा और उसमें भी आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना है। किसके नाम का? अधीनस्थ बोर्ड के यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के नाम का। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज का प्रारूप अभियंतरों हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। यानी कि आपको जो भी अन्य प्रमाण पत्र है या शपथ पत्र है उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले आता है चरित्र प्रमाण पत्र। आपको मालूम है चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपको 3 चाहिए था, जिसमें से 2 आपके राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है। तो इसमें वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिखा होगा, प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आपके पिता का नाम, इसके बाद आप कहाँ के निवासी हो और उन्हें वे आपको कब से जानते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और उनकी जानकारी में आपका चरित्र कैसा है, उत्तम है। इसके बाद वहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ डेट होगी और इसके बाद यहाँ कार्यालय की मोहर सहित होगी। ध्यान रखना जो भी 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से आप चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हो वो आपके कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है सामान्य घोषणा पत्र। यानी कि इसमें जो भी आपने लिखा है सामान्य घोषणा पत्र में आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ लिखी है। यानी कि आपने जो भी दस्तावेज दिए सभी ओरिजिनल हैं। तो ये जो सामान्य घोषणा पत्र है ये आपके 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, आपके एलएसए एग्जाम के रोल नंबर लिखने होंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पशुधन निरीक्षक के पद पर अंतरिम रूप से चयनित हुआ, मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शन जो भी लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा में पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु अपेक्षित या उक्त जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता हूँ। मुझे देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान है। यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुरूप आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपको हिंदी भी आती है, राजस्थान संस्कृति का भी ज्ञान है। इसके बाद लिखा हुआ है मेरे द्वारा योग्यता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सही है, जाली, नकली या गलत तरीके से तैयार कराकर प्रस्तुत नहीं किए गए। यानी कि आपसे ये प्रूफ करने के लिए कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो सभी दस्तावेज सही है, आपने जो विज्ञप्ति है उसके अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, ये सभी प्रूफ करने के लिए आपसे ये भरवाया जाता है।
इसके बाद लिखा हुआ मेरे द्वारा कभी भी किसी भी थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण ना तो दर्ज हुआ है, न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लंबित है। यानी कि आपके विरुद्ध कोई थाने में रिपोर्ट नहीं है और न ही कोई रिपोर्ट आपके विरुद्ध चल रही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली पाया जाता है या मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण आंशिक रूप से असत्य पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी पात्रता तुरंत प्रभाव से निरस्त कीजिए। यानी कि आपकी जो जानकारी गलत पाई जाती है तो आपकी पात्रता तुरंत रूप से निरस्त भी की जा सकती है। इसके बाद यहाँ दिनांक, समय, यहाँ सिग्नेचर, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल डालना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है संतान संबंधी घोषणा पत्र। सामान्य कागज पर आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20/6/2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है तो प्रस्तुत कराऊँ मैं। आपका नाम, पिता का नाम, आपके एग्जाम के रोल नंबर लिखने होते हैं। पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पशुधन निरीक्षक के पद पर अंतरिम रूप से चयनित हुआ है। 31/5/2002 तक आपके बच्चों की जितनी संख्या थी वो आपको लिखनी होगी। अगर संख्या नहीं थी तो यहाँ 0 लिखोगे, ये खाली रखोगे। और यहाँ पर वर्तमान में आपके बच्चों की संख्या कितनी है, जितनी भी संख्या है वो आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर आपको 2 है तो वहाँ 2 लिखना होगा और क्रम संख्या 2। इसके बाद स्टूडेंट के सिग्नेचर, यहाँ पर नाम और पशुधन निरीक्षक मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मयमोर। इसके बाद आपका आता अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। अब जब अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा ये घोषणा पत्र है ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है। आपको अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ के निवासी है, शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं मेरा नाम पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पशुधन निरीक्षक के पद पर अंतिम रूप से चयनित हुआ है। मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि जो अविवाहित है उन स्टूडेंट के लिए है कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ, भविष्य में भी जब भी होगा, जब मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे और न ही देंगे, भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी, मेरे पति जो भी है वो आपको टिक करना होगा। और ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्तिपूर्ण को पूर्ण अधिकार होगा। यानी कि अगर आप भविष्य में दहेज लेते हो, आपके खिलाफ शिकायत कर दी जाती है तो आपकी नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। इसको लेकर ये फॉर्मेट लिखवाया जाता है। फिर यहाँ घोषणाकर्ता का नाम लिखना होता है, स्थान, दिनांक और साक्षी किसे मानते हैं उसका सिग्नेचर, नाम और पता होना चाहिए। इसके बाद आता है विवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं आपको अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, कहाँ के निवासी वो लिखना होता है। और आपको 2024 में पशुधन निरीक्षक पद पर अंतरिम रूप से चयनित हुआ है। आपका विवाह कब हुआ वो डेट आपको लिखनी होती है। और विवाह के समय ना तो यहाँ लिखा हुआ विवाह के समय मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया है ना ही दहेज दिया है, यानी कि जो पुरुष स्टूडेंट है वो लिखेंगे ना ही दहेज लिया है और महिला स्टूडेंट लिखेंगे ना ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी, मेरे पति जो भी हैं आप उस पर टिक करना है। ससुराल पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत विवाद दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने की नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा। उसके बाद आपको अपना नाम, घोषणाकर्ता का, स्टूडेंट के ससुर और स्टूडेंट के पिता उनका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, पता होगा। इसके बाद नीचे स्टूडेंट के पति पत्नी जो भी और स्वतंत्र साक्षी जो भी है उनके सिग्नेचर, नाम और एड्रेस होगा। इसके बाद आता है विधवा स्टूडेंट के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित कराकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित प्रस्तुत करना है। आपको नाम, पिता का नाम, निवासी, इसके बाद आपका विवाह कब हुआ था वो सब चीज़ लिखनी होगी। आपके पति की डेथ कब हुई है वो डेट लिखनी होती है उसके बारे में। और फिर वापस वही घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक और साक्षी मानकर हस्ताक्षर, नाम, पता वो सब चीज़ लिखनी होती है। परित्यक्ता स्टूडेंट के लिए भी ये सेम है। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होता है। आपका नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ से वो चीज़ लिखनी होती है। इसके बाद नीचे वही डिटेल लिखनी होती है, घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक और साक्षी जिसे मानते हो उसका सिग्नेचर, नाम और एड्रेस। विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तब क्या मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे तो उनके लिए घोषणा पत्र है। और ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होता है। इसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, कहाँ के निवासी हैं, आपका विवाह किसके साथ हुआ, कहाँ के निवासी हैं, पूर्व दिनांक यहाँ पर लिखा के साथ संपन्न हुआ परंतु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है, यानी कि आपका जिस विवाह कब हुआ था वो लिखना है। या फिर मेरा विवाह आप यहाँ देख सकते हैं जो भी, यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी आती है। अगर आप अविवाहित है तो आप ये लिखोगे, विदूर विधवा है तो उसके लिए ये लिखोगे। ये जो भी आपके लागू होता है उसके अनुसार आपको ये फिल करना होता है। एक वचनबद्ध प्रपत्र है, ये सामान्य कागज़ पर लिखना होता है। इसमें आप देख सकते हैं आपका नाम लिखना होता है, पिता का नाम,
निवासी कहाँ के हैं, वचनबद्धता धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करता हूँ, यानी कि आप अगर धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करते हैं तो उसको लेकर ये आपसे लिखवाया जाता है। स्टूडेंट के सिग्नेचर नाम लिखना होता है और स्थान और दिनांक लिखनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट आता है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, वो भी सामने कागज पर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपको अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, आपको रोल नंबर लिखना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर और स्थान और दिनांक लिखना होता है। बाकी ये लिखा हुआ ही होता है। शपथ पूर्व लेता हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखता हूँ। भारत के प्रभुत्व अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँगा। ये चीज़ आपके लिखी होती है। इसके बाद आता है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, यानी कि जो हैंड रिटन नमूना है, इसमें आपको क्या करना होगा, हिंदी के नीचे आपको हिंदी में पूरी डिटेल लिखनी होगी, जो ऊपर लिखा हुआ वही, यानी कि मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, आपके एलएसए एग्जाम के रोल नंबर लिखने होंगे, एलएसए एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा और विज्ञप्ति के अनुसार एलएसए भर्ती का नाम जो लिखा हुआ वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने। इसी तरह इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी पूरी डिटेल, यानी कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती का नाम जो है वो लिखना होगा और आपको अपने सिग्नेचर कर देने। इसके बाद आता है, अब देखो जो डाउट स्टूडेंट को रहता है जिनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों से हो जाता है, उनका क्या होता है, तो उनके लिए ये विकल्प पत्र है कि आप अपना सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी से लेना चाहते हो, नॉन टीएसपी से या टीएसपी से। इसमें आपको नाम लिखना होता है, पिता का नाम, रोल नंबर और उसके बाद लिखा हुआ अतः मैं अंतरिम रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में से जिसमें भी आप सेलेक्ट लेना चाहते हो वो आपको यहाँ लिखना है। मैं चयन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद आपको हस्ताक्षर, दिनांक, नाम, पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रारूप है, ये है विधवा परित्यक्ता स्टूडेंट द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त 100 हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है। सामने कागज पर यहाँ स्टूडेंट का फोटो होना चाहिए और उसके बाद नाम, पिता का नाम, निवासी और यहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद ये है आपकी चेक लिस्ट, यानी कि अभ्यर्थी इन्हें स्वयं भरकर प्रस्तुत करना होगा। ये आपके एलएसए एग्जाम की चेक लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी, यहाँ आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे, यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, यहाँ आपका जो भी जेंडर है वो लिखना होगा और आपकी जो विज्ञप्ति में जो एज आप देखोगे वहाँ लिखी हुई होगी वो यहाँ पर आपको लिखना है, वर्ष, माह और दिन में कितनी। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना होगा। अब इसे आप कैसे दस्तावेजों का विवरण करोगे, अगर आपने स्क्रूटिनी फॉर्म पेश किया है तो यह दस्तावेज उपलब्ध में आप हाँ लिखोगे, कब जारी किया, जारी करने की तिथि और दस्तावेज प्रश्न संख्या, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज क्रम से रखे हैं उस क्रम में वो आपका कौन से प्रश्न संख्या पर है। इसके बाद आपको 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब देखो किसी किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही होती है तो कोई बात नहीं, किसी किसी के अलग अलग होती है तो उनको फिर वो दोनों दिखानी होती है। दिखा दिया तो आपको हाँ लिखना होता है, कब जारी किया वो डेट और आपको दस्तावेज प्रश्न संख्या। इसके बाद 12th क्लास की भी आपको अंक तालिका और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर दिखाने पर आपको हाँ लिखना होता है। अगर आप कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाते हो तो उस कंडीशन पर आपको यहाँ ना लिखना होता है और जारी करने की तिथि और दस्तावेज प्रश्न संख्या। इसके बाद 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने डिप्लोमा किया है पशुपालन को लेकर उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र डिग्री दोनों चीज़ आपको दिखानी होगी। इसके बाद आप राजस्थान के निवासी हो ये प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है और वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। टीएसपी से हो, शहरिया से हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एमबीसी के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के। एससी एसटी वालों का एक बार जाति प्रमाण पत्र बन जाता है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस का अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो शपथ पत्र से काम चलवा सकते हैं और वो भी अधिकतम 3 साल तक। इसके बाद अगर अन्य कैटेगरी आप पर कोई लागू हो रही है, विधवा परित्यक्ता है या फिर आपने खेल कोटे से आपके पास खेल प्रमाण पत्र है या विशेष योग्यजन विकलांग पीएच कैंडिडेट के लिए जो भी प्रमाण पत्र है उन्हें वो प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद अंतिम संस्थान द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना होगा। इसके अलावा अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से जारी भी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद आपको वचनबद्ध प्रपत्र सादे कागज पर, जो कि फॉर्मेट में आपको ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं संविधान शपथ पत्र सादे कागज पर, इसका भी फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ। दहेज संबंधी घोषणा पत्र जो भी है विधवा परित्यक्ता विवाहित अविवाहित सभी स्टूडेंट चाहे आप किसी भी कैटेगरी का हो सभी के लिए दहेज संबंधी घोषणा पत्र भी मैं आपको फॉर्मेट ऊपर बता चुका हूँ। विवाह प्रमाण पत्र और जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ तो उनको शपथ पत्र मान्य होगा, तो उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता चुका हूँ। और जिनका विवाह उसके बाद हुआ तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। संतान संबंधी घोषणा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। सामान्य घोषणा पत्र उसके बाद इसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। विकल्प पत्र यानी कि अगर आप टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंट के द्वारा है तो फिर उसके लिए भी फॉर्मेट आपको मैं बता चुका हूँ।
हैंड रिटन नमूने का भी फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट में स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति, यानी कि आपको फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी है उसको, और उसके बाद यहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं। और कौन से स्टूडेंट का डीवी कब होगा, किस समय होगा, कौन सी टीम में है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा दोनों पीडीएफ, यानी कि ये जो फॉर्मेट की पीडीएफ और वो पीडीएफ सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और आगे भी इसी तरह एलएसए एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। और उस पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट का डीवी होगा, किन किन स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया है, यानी कि 2 गुना रिक्त पदों के 2 गुना स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया है।